नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। तो हम मनी लॉन्ड्रिंग की अपार सफलताओं के बाद हम केवाईसी चालू करेंगे। ठीक है, ठीक है। पहली बात तो हम केवाईसी पढ़ रहे हैं, व्हाट इज केवाईसी। ठीक है, तो केवाईसी का फुल फॉर्म याद रखना, नो योर कस्टमर। क्या होता है इसका मतलब? नो योर कस्टमर। ठीक है, नो योर कस्टमर। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। ठीक है, एक तो ये याद रखना। कभी कभी मान लो एकदम लड्डू सवाल भी पूछ दिया, केवाईसी का फुल फॉर्म बताओ, तो नो योर कस्टमर इंग्लिश में होता है। हिंदी में मतलब ये होता है कि अपने कस्टमर को जानो, अपने कस्टमर को क्या करो, जानो। ठीक है, अब किसको जानने बोल रहा है? तो ये जानने, हाँ, कस्टमर को जानो तो बोल रहा है, लेकिन कौन जानेगा? कौन जानेगा? तो बैंक। किसको जानना है भाई? बैंक को जानना है। ठीक है, आपको ये पता होगा बैंकों का बैंक किसको बोलते हैं? फादर ऑफ बैंक। बैंकों में सबका बाप कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, आरबीआई एक बैंक है। अब आरबीआई ने जितने भी बैंक आते हैं इसके अंडर, इन सारे बैंकों को यह बोला है कि अगर आप किसी कस्टमर का अकाउंट खोलते हो, अगर आप किसी कस्टमर का अकाउंट खोलते हो तो आप क्या कराओ? उसके केवाईसी कराओ। क्या कराओ? उसका केवाईसी। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर कराओ। समझ गए बात? ध्यान से सुनना, धीरे धीरे मतलब क्लियर होगा। तो आरबीआई ने बैंकों को क्या बोला है? अगर आप किसी कस्टमर का खाता खोलते हो तब आप उसका क्या कराओ? केवाईसी कराओ। उसके बगैर खाता मत खोलो, केवाईसी कराना जरूरी है। समझ गए बात? क्योंकि बैंक और कस्टमर के बीच में एक रिश्ता होता है, वो रिश्ता अच्छे से बने रहे, इसके लिए क्या कराना जरूरी है? केवाईसी। समझ गए बात? क्लियर है? अब बैंक ने केवाईसी कराएगा, बैंक केवाईसी कराएगा कस्टमर से, तो केवाईसी कराते ही कस्टमर के बारे में सारी चीजें जान जाएगा। कौन? बैंक। ठीक है, अब देखना, नॉर्मली आप केवाईसी कराने जाते हो, अपना आधार कार्ड देते हो। ठीक है, तो बैंक वाला जैसे आपके आधार कार्ड को एक्सेस करता है, उसको सारे उसको किस बात के बारे में पता चल जाता है? कि आपके कितने सारे अकाउंट होंगे। तो बैंक वाले को ये सब चीज के बारे में पता चल जाता है कि आपके कितने सारे अकाउंट होंगे, कहाँ कहाँ कॉन्टे खापचे में कहाँ कहाँ अकाउंट खोले, सब पता चल जाता है। ठीक है, किसको? बैंक को। आ रहा है समझ में? उसी तरीके से देखो क्या लिखा है, केवाईसी बैंकों के लिए एक ढांचा है। क्या है? एक ढांचा है जो उन्हें ग्राहकों को और उनके वित्तीय व्यवहार को जानने समझने में सक्षम बनाता है, ताकि वो बेहतर सेवा दे सके। बैंकों को सक्षम बनाता है ताकि वो बेहतर सेवा दे सके। अब केवाईसी कराओगे तो बैंक को सब पता चल जाएगा आपके बारे में, तभी तो आपको वो बेहतर सेवा दे पाएगा। आ रहा है समझ में? जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड के बारे में सब पता चलेगा कि उसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या खाने में पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ये सब पता चल जाएगा, तभी तो वो उसको बेहतर सेवा दे पाएगा। उसको जब भी खिलाने पिलाने ले जाएगा, उसकी पसंद की चीजें खिलाएगा। क्यों? क्यों उसको बेहतर सेवा दे पा रहा है? क्योंकि वो उसको अच्छे से जान चुका है। ज्यादा अच्छे से जान जाएगा तो छोड़ देगा, लेकिन अच्छे से जान चुका है इसलिए उसको क्या दे रहा है? बेहतर सेवा तो दे रहा है। वैसी बैंक है, बैंक जो है कस्टमर के बारे में अच्छे से जान जाएगा, इसीलिए केवाईसी कराता है, ताकि अच्छे से जान सकूं, और जान सकूं उसके बाद उसको बेहतर सेवा देता है जो उसका जरूरत का है। ठीक है, याद रहेगा?
तो ये हो गया केवाईसी का मतलब। अब केवाईसी की सिफारिश किसने की? रिकमेंडेशन फॉर केवाईसी, ठीक है, केवाईसी की सिफारिश किसके द्वारा की गई है? तो एफएटीएफ के द्वारा। एफएटीएफ मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और दूसरा क्या? पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये दो लोगों ने सिफारिश की कि क्या होना चाहिए? ग्राहकों का केवाईसी होना चाहिए। एफएटीएफ के बारे में बताया था मैंने। एफएटीएफ कौन होता है? इंटरनेशनली एक संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाता है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में जो भूमिका निभा रहा है इंटरनेशनली, वो कौन है? एफएटीएफ। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये क्या था? हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग ना हो सके उसके लिए जो कानून बनाया गया है उसको क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। कोई मनी लॉन्ड्रिंग ना कर सके उसके लिए जो कानून है उसको क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो एफएटीएफ और पीएमएलए, एफएटीएफ और पीएमएलए ने सिफारिश की थी कि क्या होना चाहिए? केवाईसी होना चाहिए। ठीक है, जब भी बैंक खाता खोले तब क्या होना चाहिए? केवाईसी। समझ रहे हो बात? आ रहा है समझ में? ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ, व्हाट इज केवाईसी और रिकमेंडेशन फॉर केवाईसी। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ केवाईसी। ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन उद्देश्य क्या है? केवाईसी कराने का मेन उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो देखो, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग पे रोक लगाई जा सकती है अगर केवाईसी हो जा रहेगा। तो इसका एक फायदा क्या है? इसका उद्देश्य क्या है केवाईसी कराने का? मनी लॉन्ड्रिंग पे रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, बैंकों को ग्राहकों के बारे में सब पता रहेगा, तो जो भी ट्रांजैक्शन करेगा बैंक सोच समझ की तो करेगा ना। तो पहला है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। दूसरा है आतंकी वित्त पोषण पर रोकथाम। जो आतंकी लोग हैं, जो टेररिस्ट लोग हैं, उनके पास भी पैसा पहुंचता है। जो ब्लैक मनी, जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, वो उन्हीं के पास तो पहुंचता है, मोस्टली उन्हीं के पास पहुंचता है। तो ये सब जो एक्टिविटी है उसको रोकथाम किया जा सके। उसके बाद भविष्य में जोखिम को बचाने के लिए, जोखिम से बचने के लिए, तो जोखिम से बचने के लिए कर लेना। अब कौन जोखिम से बचने के लिए कर रहा है? कस्टमर या बैंक? बैंक। ठीक है, आ रहा है समझ में? बैंक को भविष्य में कोई जोखिम ना हो सके इस कारण वो केवाईसी करवा के रखता है। ठीक है, अब मान लो केवाईसी नहीं कराया रहेगा, किसी क्रिमिनल का अकाउंट खोल दिया, किसी टेररिस्ट का अकाउंट खोल दिया, तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए तो केवाईसी करा रहा है, ताकि वो कस्टमर को जान पाए, ताकि किसी क्रिमिनल का अकाउंट ना खोले, किसी आप जैसे भले आदमी का ही खोल सके। ठीक है, आप जैसे। ठीक है, याद रहेगा। तो केवाईसी के ऑब्जेक्टिव्स पता चल गए। क्या हो सकता है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, आतंकी वित्त पोषण पर रोकथाम, बैंकों को भविष्य में जोखिम से बचाना। उसके बाद कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब घटक, प्रमुख घटक क्या है केवाईसी के? ठीक है, तो ग्राहक स्वीकृति नीति। ग्राहक स्वीकृति नीति का मतलब है ग्राहक ने अपना जो भी है, क्या बोलते हैं, अपना जो भी पहचान सब दे दिया, अपनी आइडेंटिटी सब किसके पास सबमिट कर दिया? बैंक के पास। तो बैंक की यह जिम्मेदारी बनती है कि ग्राहक की प्राइवेसी को बना के रखे। आ रहा समझ में? मैं बैंक वाला हूं, आपने मुझे अपना डिटेल दिया, मैं दूसरा आपका डिटेल किसी और को नहीं दूंगा। आ रहा समझ में? तो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। उसके बाद है ग्राहकों की पहचान। अब ग्राहकों की पहचान करने के लिए उससे क्या मांगता है? उसका आइडेंटिटी कार्ड मांगता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सब ग्राहक से मांगा जाता है। समझे मेरी बात? ठीक है, उसके बाद जोखिम प्रबंधन, ये बैंक के लिए रिस्क मैनेजमेंट, भविष्य में बचाने के लिए, भविष्य में रिस्क से निपटने के लिए। लेन देन की निगरानी, बैंक क्या करता है? ग्राहक जो भी लेन देन कर रहा है उसकी निगरानी रखता है। जैसे पिछले क्लास में बताया था, 10 लाख से अधिक का लेन देन कर लिया तो निगरानी रखेगा कि यार ये आदमी 10 लाख से ज्यादा का लेन देन क्यों कर रहा है, और इसका रिपोर्ट दे देता है। रिपोर्ट क्यों देता है? क्योंकि निगरानी रखा हुआ है, तभी तो रिपोर्ट दे रहा है ना। समझे मेरी बात? तो इसकी 4 पॉइंट याद हो जाएंगे। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, ग्राहक स्वीकृति निधि, ग्राहकों की पहचान, जोखिम प्रबंधन और लेन देन की निगरानी। ठीक है, उसके बाद है इंट्रोडक्शन। अब खाता खोलने के लिए परिचयदाता आवश्यक नहीं है। परिचयदाता मतलब आपको इंट्रोडक्शन देना आवश्यक नहीं है। खाता खोलने के लिए जा रहे हो, नाम बता दिए, नाम विजय दीनानाथ चौहान, ऐसा करके बोलोगे तो खाता नहीं खोलेगा आपका। ठीक है, उसके लिए आपको अपना कार्ड देना पड़ेगा, आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर लिखा है इनकम टैक्स का अधिनियम 114B, इसको याद रखना। ये यहां पर वी लिखा है लेकिन ये बी है। 114B
इनकम टैक्स का अधिनियम कौन सा? 114B के अनुसार खाता खोलने के लिए पैन नंबर लेने की आवश्यकता होगी। खाता खोलने के लिए पैन नंबर चाहिए भाई, आ रहा समझ में? तो खाता खोलने के लिए पैन नंबर जरूरी है। ये कहां पर बोला है? इनकम टैक्स का अधिनियम 114B में। तो इसको याद रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेगा तो ये बन सकता है, ठीक है। 114B, तो इनकम टैक्स का अधिनियम 114B के अनुसार खाता खोलने के लिए पैन नंबर लेने की आवश्यकता होगी, ठीक है। इतनी बातें समझ गए? खाता खोलने के लिए पैन नंबर चाहिए। ये कहां पर लिखा है? इनकम टैक्स के अधिनियम 114B में लिखा है। याद हो गया 114B? उसके बाद अब मान लो जिसके पास पैन नहीं है, पैन नंबर ही नहीं है, जिसके पास पैन नंबर नहीं है उसको फॉर्म 60 भरना होगा। कौन सा फॉर्म भरना होगा? पैन नंबर है तो 114B, नहीं है तो फॉर्म 60। समझ गए? तो ये दोनों नंबर याद रखना, 114B और फॉर्म 60। समझे मेरी बात? उसके बाद रिक्वायरमेंट फॉर अकाउंट ओपनिंग, क्या क्या जरूरी पड़ता है, क्या क्या आवश्यक पड़ता है अकाउंट खोलने के लिए। तो आपका फोटो, 2 पासपोर्ट साइज फोटो का जरूरत पड़ेगा। 2 नहीं पड़ता आजकल, लगभग 4 पड़ता है। जितना पड़ता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फोटो पड़ता है, ठीक है। तो फोटोग्राफ की जरूरत पड़ती है, पासपोर्ट साइज फोटो की। आप पूरा अपना सेल्फी वाला मत दे देना, 2 पासपोर्ट साइज फोटो देना, ठीक है, वो भी वर्तमान का। ऐसा नहीं कई लोग बच्चे वाला दे देते हैं। तो फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी। फिर पहचान का प्रमाण, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया। पते का प्रमाण, पते का, आप कौन से पते में रहते हो, कौन सा आपका एड्रेस है, ठीक है। तो क्या क्या देना है? फोटोग्राफ देना है, पहचान का प्रमाण देना है, पते का प्रमाण देना है, ठीक है। आ रहा समझ में? कभी कभी आधार कार्ड और पैन कार्ड से ही काम चल जाता है, अलग से पते का प्रमाण देने का जरूरत नहीं पड़ता। समझ गए बात? तो खाता खोलने के लिए क्या जरूरी है? फोटो जरूरी है और आइडेंटिफिकेशन कार्ड और पते का प्रमाण पत्र, एड्रेस, ठीक है। फोटोग्राफ क्यों जरूरी है? ग्राहक को पहचानने के लिए कि भाई जो आप खाता खोल रहे हो, जिसके नाम से खाता खुलवा रहे हो वो आप ही हो कि नहीं हो, कि किसी और के नाम से जाके खाता खुलवा दे रहे हो। तो ग्राहक को पहचानने के लिए फोटोग्राफ मांगा जाता है। बेनामी खाता को रोकने के लिए भी, ठीक है। आप गए किसी और के नाम से खाता थोड़ी खुलवा दोगे, वो आपका फोटो देख के पहचानेगा ना, अच्छा यही हरे, ऐसा करके, ठीक है। इसीलिए फोटोग्राफ का जरूरत पड़ता है। कुछ ऑफिशियल वैलिड आईडी कार्ड है, देखो कौन कौन सा आईडी हो सकता है? आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, ठीक है। नॉर्मली पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड और आधार कार्ड, ये 4 चीजें तो सबके पास होती है। नॉर्मली लोगों के पास नहीं होती, तो पासपोर्ट नहीं होता, मनरेगा कार्ड नहीं होता, ठीक है। बाकी 4 चीजें तो सबके पास होती है। समझ गए? तो ये है, देख लो यही आईडी है। आप भी कभी खाता खुलवाए होगे तो इनमें से ही किसी आईडी को सबमिट किए होगे आपने, ठीक है। जिसमें नॉर्मली क्या मांगा जाता है? आधार कार्ड और पैन कार्ड, ठीक है। और एडिशनल प्रूफ क्या हो सकता है? एड्रेस का। तो ये बोला गया है जैसे जो टेलीफोन बिल है, टेलीफोन बिल जो पुराना कितना महीना हो, 2 महीना पुराना टेलीफोन बिल हो, उसको दे दो। या फिर नगर पालिका कर रसीद, नगर पालिका में टैक्स पटाते हैं अपन, हाउस रेंट पटाते हैं, तो एक रसीद देता है, या तो उसको दे दो। बैंक खाता का विवरण दे दो। पेंशन भुगतान आदेश, यहाँ पर आदेश लिखा है, ठीक है। ये सब दे के भी आप अपना बता सकते हो। एडिशनल प्रूफ एड्रेस का, ये सब में एड्रेस लिखा रहता है ना, ठीक है। उसके बाद अगर केवाईसी नहीं हो पा रहा है, कोई आदमी केवाईसी नहीं करवा पा रहा है, तो उसका खाता खुलेगा कि नहीं वो देखो, ठीक है। पहले क्या बोला? खाता खुलाने के लिए केवाईसी जरूरी है। मान लो केवाईसी नहीं कराते तब खाता खुल सकता है, तो हाँ खुल सकता है। तो कैसा खाता खुल सकता है? उसके लिए छोटे खाता खुलेंगे। छोटे खाता मतलब स्मॉल अकाउंट्स। क्या खुलेगा? स्मॉल अकाउंट्स। देखो यहां पर क्या लिखा है, यदि किसी व्यक्ति के पास आईडी और पते का प्रमाण नहीं है, मान लो कोई एकदम गरीब व्यक्ति है या कोई भी जिसके पास आईडी भी नहीं है, पते का प्रमाण भी नहीं है, वो कहां रहता है, तो वो छोटा खाता खुला सकता है, ठीक है। बड़ा खाता नहीं खुला सकता, छोटा खाता खुला सकता है। अगर उसके पास आईडी नहीं है और पते का प्रमाण नहीं है, तो कैसा खाता खुलाएगा? छोटा खाता। कितना खाता? छोटा खाता, ठीक है। इतनी बातें याद रखोगे। अब छोटा खाता रहेगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन है अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस 50,000 रुपए होगा।
कितना बैलेंस हो सकता है? 50,000 रुपए तक हो सकता है। अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस कितना रख सकते हो? 50,000 रुपए। ठीक है, आ रहा है समझ में? उसके बाद अधिकतम जमा एक साल में 1 लाख रुपए तक ही कर सकते हो। ठीक है, अकाउंट में बैलेंस तो 50,000 ही होगा, लेकिन एक साल में निकाला जमा किया, निकाला जमा किया, उतना कितना जमा कर सकते हो? 1 लाख रुपए, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। एक बार में तो 50,000 ही रहेगा बैलेंस, लेकिन मान लो 50,000 निकाल लिए, फिर जमा किया 50,000, तो 1 लाख हो गया। तो 1 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकते एक साल में। ठीक है, मैक्सिमम बैलेंस 50,000 और एक साल में 1 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बातें याद रखना। एक माह में, एक महीने में अधिकतम निकासी कितना हो सकता है? 10,000 रुपए। एक महीने में कितना पैसा निकाल सकते हो? 10,000 रुपए, ज्यादा नहीं निकाल सकते अगर आपका छोटा खाता हो तो। ठीक है, एक माह में कितने बार पैसा निकाल सकते हो? 4 बार। ठीक है, 4 बार निकालोगे एक महीने में, लेकिन 10,000 से ज्यादा नहीं निकालोगे। और ये 10,000 एक बार का नहीं है, पूरा मिला के, ये चारों बार का मिला के होगा 10,000। अगर एक ही बार में 10,000 निकाल लिए तो बाकी 3 बार में पैसा ही नहीं निकलेगा आपका। समझे मेरी बात? उसके बाद विदेश से अगर कोई पैसा आ रहा है वो जमा नहीं हो पाएगा। फिर आईडी और पते का जो प्रमाण है वो 12 महीने के भीतर प्रस्तुत करना है। आपका बिना आईडी के तो खाते खुल गया, लेकिन आपको आईडी तो जमा करना पड़ेगा ना। तो कितने दिन के भीतर जमा करोगे? 12 महीने के अंदर। आपको 12 महीने का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है बात? तो क्या क्या पढ़े? अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस, अगर किसी के पास, अगर कोई केवाईसी नहीं कराता है, अगर किसी के पास आईडी नहीं है या पते का प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो भी वो खाता खुला सकता है। कैसा खाता खुलाएगा? स्मॉल अकाउंट। स्मॉल अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस कितना हो सकता है? 50,000 रुपए। ठीक है, एक साल में कितने से ज्यादा नहीं हो सकता? 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, एक महीने में कितना निकासी कर सकता है? कितना पैसा निकाल सकता है? 10,000 रुपए। कितने बार निकासी कर सकता है? 4 बार। विदेश से पैसा आ सकता है? नहीं आ सकता। आईडी और पते का प्रमाण पत्र कितने दिनों के भीतर देना पड़ेगा? 12 महीनों के भीतर। ठीक है, इतनी बातें समझ आई? उसके बाद प्रूफ ऑफ आईडी एंड एड्रेस टेकन अगेन, इसका मतलब है री केवाईसी। एक बार केवाईसी हो गया, उसके बाद अगर फिर से आपका केवाईसी कराया जाएगा उसको बोलेंगे री केवाईसी। अब ये री केवाईसी कब कराया जाएगा? तो देखना, 3 तरीके के खाते होते हैं। कितने तरीके के? 3 तरह के खाते होते हैं। एक होता है हाई रिस्क वाला, एक होता है मीडियम रिस्क वाला, एक होता है लो रिस्क वाला। ठीक है, समझ गए बात? तो एक होता है हाई रिस्क, एक होता है मीडियम रिस्क, एक होता है लो रिस्क। जिसका खाता हाई रिस्क में आता है उसको 2 साल में एक बार फिर से केवाईसी कराना पड़ेगा। मान लो मैंने अभी खाता खोला, अभी तो केवाईसी कराऊंगा ही खाता खोलते टाइम, और मान लो मेरा हाई रिस्क वाला खाता है तो मैं 2 साल बाद फिर से कराऊंगा, फिर से केवाईसी कराऊंगा। अगर मैं हाई रिस्क में आता हूं तो 2 साल में फिर से केवाईसी कराऊंगा। ठीक है, तो जिसका हाई रिस्क वाला खाता है वो 2 साल में एक बार कराएगा। ठीक है, फिर जिसका मीडियम रिस्क वाला आता है वो 8 साल में कराएगा, और जिसका एकदम लो रिस्क आता है वो 10 साल में एक बार कराएगा। इसको याद रखना, एमसीक्यू के हिसाब से ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बता रहा हूं। ठीक है, समझ गए? हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क। अब देखो हाई रिस्क में आते कौन कौन है? तो गैर निवासी खाते, जैसे एनआरआई हो गए, नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो इंडिया का निवासी है लेकिन बाहर काम करने गया है, 6 महीने से ज्यादा हो गया उसको बाहर रहते हुए, तो वो एनआरआई कहलाता है। ठीक है, तो गैर निवासी के खाते। उसके बाद राजनीतिक खाते, जो पॉलिटिकल पर्सन है उसके खाते हो गए। उसके बाद ट्रस्ट, समाज या एनजीओ, उसके खाते, ट्रस्ट, समाज या एनजीओ के। समझ गए? उसके बाद क्लब के खाते, ये हाई रिस्क में आ जाएंगे। तो हाई रिस्क में कौन कौन आ जाएगा पता चला? उसके बाद मीडियम रिस्क, मीडियम रिस्क में साझेदारी, साझेदारी मतलब पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में बिजनेस खोल देते हैं ना अपन, वो मीडियम रिस्क में। उसके बाद स्वामित्व, स्वामित्व मतलब होता है प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटर मतलब होता है मालिक। जैसे एक बिजनेस होता है जिसको 2 लोग मिलकर खोलते हैं उसको तो साझेदारी बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। मान लो कोई अकेले को बिजनेस खोल रहा है तो अकेला ही मालिक हुआ ना उसका, वो प्रोप्राइटर। उसके बाद सीमित कंपनी, सीमित मतलब लिमिटेड कंपनी, जो छोटे मोटे कंपनी है वो आ जाएंगे। उसके बाद एचयूएफ, एचयूएफ, एचयूएफ का फुल फॉर्म क्या होता है पता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।
जैसे कई लोग का फैमिली बिजनेस आते रहता है, बाप का, दादा का, उसके बाद बेटे का, सबका बदला नहीं, समझ गए? बाप का बिजनेस, फिर दादे का बिजनेस, फिर बाप का बिजनेस, फिर बेटा भी उसी बिजनेस को कर रहा है, फिर उसका बेटा भी वही बिजनेस कर रहा है। इसको HUF बोलते हैं, और HUF का फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो इसके भी खाते किस में आ जाते हैं? मीडियम रिस्क पे, समझ गए? तो नॉर्मली बिजनेस बिजनेस वाला किस में आ गया? मीडियम रिस्क में। फिर लो रिस्क में क्या आता है? वेतनधारी, जिसको वेतन मिल रहा है हर महीने, वो आ जाएगा। पेंशनर, जिसको हर महीने पेंशनल मिल रहा है, वो भी लो रिस्क में आ जाएगा। उसके बाद स्मॉल खाते, अभी बताया था ना स्मॉल खाते, वो भी आ जाएगा। उसके बाद नियामक संस्थान, जो गवर्नमेंट की जो भी संस्थान है गवर्नमेंट का, वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको एक बार रीड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, BSBD का फुल फॉर्म बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, इतनी बातें समझ आई? तो हाई रिस्क का खाता है तो उसको कितने साल के अंदर KYC कराना है? मीडियम वाले को और लो रिस्क वाले को 10 साल में एक बार। ठीक है, आपका लो रिस्क वाला होगा तो देखना 10 साल अगर आपका हो गया है तो आपको कॉल आएगा बैंक से। ठीक है, आ रहा है समझ में? उसके बाद देखना प्रूफ ऑफ एड्रेस, पते का केवल एक प्रमाण पर्याप्त है। ठीक है, एक ही प्रमाण दोगे वो पर्याप्त है। लेकिन यदि पते का प्रमाण वर्तमान पते से भिन्न है, आपने जो पता दिया, आप जहां रहते उससे अलग है, आपने जो एड्रेस दिया, एड्रेस प्रूफ दिया, अभी आप जहां रहते हो उसके एड्रेस से अलग है। ऐसा होता है ना, बहुत लोगों का घर बना के आ जाते हैं, क्वार्टर का एड्रेस अलग होता है, क्वार्टर का ही दे रहे हैं, ऐसा भी होता है। तो देखो, यदि पते का प्रमाण वर्तमान पते से भिन्न है तो घोषणा पर लिया जाना चाहिए, सिर्फ घोषणा करना पड़ेगा आपको, एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। उसके बाद यदि पते में स्थायी परिवर्तन है, परमानेंटली आप चेंज कर लिए, रेंट पे नहीं रह रहे हो, मान लो परमानेंट आपने घर वर बना के चले गए, पहले रेंट में रहते थे, फिर आपने एड्रेस को चेंज कर लिया, घर वर बना लिया, अब आपका वो परमानेंट एड्रेस हो जाएगा, तब रहेगा तो आपको 6 महीने के भीतर वो जो भी है प्रमाण पत्र वो आपको देना पड़ेगा। कितने दिनों के भीतर? 6 महीने के भीतर। खाते में संचालन हेतु अधिकृत व्यक्तियों का KYC करना अनिवार्य है। खाते का संचालन हेतु, जैसे कई लोग का ज्वाइंट अकाउंट रहता है, तो खाते का संचालन तो एक आदमी तो नहीं कर रहा है, ज्वाइंट जितने लोग हैं, ज्वाइंट मान लो 2 लोग हैं तो दोनों को दो लोग संचालन कर रहे हैं, 3 लोग हैं तो 3 लोग संचालन कर रहे हैं, है कि नहीं? अब खाते का संचालन जितने लोग कर रहे हैं, जितने लोग ज्वाइंट अकाउंट में हैं, सबका KYC कराना जरूरी है। आ रहा है समझ में? मेरा अकेले का खाता होगा तो मैं KYC कराऊंगा, अब मेरा ज्वाइंट खाता हो गया, अपना भी कराऊंगा, पैसा तो वो भी निकाल सकता है ना ज्वाइंट वाला, तो वो भी अपना क्या कराएगा? KYC कराएगा। समझ गए बात? अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो सबका KYC जरूरी है। लेकिन अगर SHG है, SHG का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है पता है? जैसे कुछ लोग क्या रहते हैं, BPL वर्ग के रहते हैं, उन लोग कुछ मान लो बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, अब एक आदमी के पास इतना पैसा नहीं रहता कि वो अकेले कोई बिजनेस कर पाए, उसके पास मान लो 50 रुपए है, अब उसको बिजनेस करने के लिए 500 रुपए की जरूरत है, तो क्या करेगा? 50-50 वाले 10 आदमी को खोजेगा, जिन लोग वही सेम बिजनेस करना चाहते हैं, वो 10 लोग मिलके कितना पैसा हो जाएगा? 500। अब 500 हो गया तो वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, उसी को बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, और अच्छे से पढ़ना है तो हमारे ऐप में वीडियो का वीडियो डाला है, उसमें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो SHG के खातों में केवल खाता चलाने वाले सदस्यों का ही KYC होगा। अब SHG में तो बहुत सारे मेंबर होते हैं, 10 मेंबर या 15 मेंबर, बहुत सारे मेंबर होते हैं ना, लेकिन सारे लोगों का KYC नहीं कराना है, जितने मेंबर SHG के उसको KYC नहीं कराना है, सिर्फ किसको कराना है? जो खाता चलाएगा। आ रहा है समझ में? खाते के लिए पैसा निकालने के लिए एक जन को रखा है, जमा करने के लिए एक जन को रखा है, तो जिसको जिसको रखा गया खाते से रिलेटेड सिर्फ वही KYC कराएगा। 15 मेंबर है तो 15 का KYC नहीं करना है। समझे मेरी बात? समझ गए?
उसके बाद फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट फ्रीज कर देना मतलब अकाउंट में होल्ड लगा देना। कभी कभी अकाउंट में होल्ड लगता है, कभी न कभी आपके भी अकाउंट में होल्ड लगा होगा, लगा है कभी? लगा है ना, ठीक है, मेरे में भी लगा था। तो यदि केवाईसी पूरा नहीं हुआ है, अगर किसी ने केवाईसी पूरा नहीं किया है तो 3 महीने के अंदर 2 नोटिस दिया जाएगा उसको। कितने महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर 2 नोटिस दिया जाएगा, और 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद उसके अकाउंट को आंशिक फ्रीज कर दिया जाएगा, होल्ड कर दिया जाएगा। आंशिक मतलब पार्शली, पूरी तरीके से फ्रीज नहीं किया जाएगा, आधी तरीके से, ठीक है। 3 महीने में 2 बार नोटिस दिया जाएगा कि भैया आपका केवाईसी नहीं हुआ है, केवाईसी करा लो। फिर भी आप केवाईसी नहीं करा रहे हो तो 6 महीने बाद आपके अकाउंट को आंशिक फ्रीज कर देंगे। अब आंशिक फ्रीज करने का मतलब क्या है कि आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है लेकिन पैसा आप निकाल नहीं सकते, ठीक है। पैसा आ सकता है लेकिन आप निकाल नहीं सकते। उसके बाद फिर नेक्स्ट 6 महीने बाद क्या होगा? उसके बाद भी अगर केवाईसी नहीं कराए तो नेक्स्ट महीने बाद 6 महीने बाद क्या होगा? पूरी तरीके से फ्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से फ्रीज हो जाएगा। अब ना पैसा आएगा ना पैसा जाएगा, ना पैसा निकाल सकते हो ना पैसा डाल सकते हो, ठीक है। आंशिक फ्रीज में पैसा आएगा लेकिन आप नहीं निकाल सकते, लेकिन पूरी तरीके से फ्रीज होगा तो ना पैसा निकाल सकते हो ना पैसा डाल सकते हो। समझे मेरी बात? उसके बाद मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है? निगरानी। मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है? निगरानी करना। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, लेन देन की निगरानी करना, ठीक है। अब देखो, खाता खोलने के दस्तावेजों को खाता के बंद होने के बाद 5 सालों तक सुरक्षित रखा जाता है। आपने खाता बंद करा दिया तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है सबको उठा फेंक नहीं देंगे तुरंत, उसको 5 साल तक सुरक्षित रखेंगे। आ रहा है समझ में? तो खाता बंद होने के बाद भी आपके डॉक्यूमेंट को कितने सालों तक सुरक्षित रखा जाता है? 5 सालों तक। 5 सालों तक सुरक्षित रखा जाएगा। उसके बाद लास्ट क्लास में मैंने एफआईयू के बारे में बताया था, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। एफआईयू को रिपोर्ट किए गए लेन देन की, अब एफआईयू को अपन रिपोर्ट करते हैं ना, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसका रिपोर्ट एफआईयू को करते हैं। एफआईयू क्या है इसको जानने के लिए मेरा लास्ट क्लास देखें, ठीक है। तो एफआईयू को रिपोर्ट देते हैं, तो जिस दिन रिपोर्ट दिए उसके 5 साल तक उस रिपोर्ट को भी सुरक्षित रखा जाएगा। आ रहा है समझ में? एफआईयू को आपने रिपोर्टिंग किया तो जिस भी डॉक्यूमेंट से रिपोर्टिंग किया होगा उस डॉक्यूमेंट को भी 5 साल तक सुरक्षित रखा जाएगा। उसके बाद उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। समझे इतनी बात? उसके बाद सी केवाईसी रजिस्ट्री। अब ये सी केवाईसी रजिस्ट्री क्या है? इतना सब लिखा है उसको मत पढ़ना। तो इसमें देखना, जो ग्राहक रहता है उसको एक केवाईसी नंबर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? केवाईसी नंबर दिया जाता है। फिर उसको मान लो किसी अन्य जगह अकाउंट खुलाना है तो वो केवाईसी नंबर को ही दिखाएगा, अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएगा, वो केवाईसी नंबर को भी दिखाएगा तो भी उसका काम हो जाएगा। समझ गए बात? जैसे व्यापम में पहले दुनियादारी फॉर्म बार बार अपन भरते थे, लेकिन अब क्या हो गया, एक बार फॉर्म भर दिए, आईडी वाईडी सब आपका बन गया, अब सिर्फ आईडी पासवर्ड डालोगे फॉर्म भरा गया, ठीक है। ये वैसी टाइप का, तो वैसे आपको केवाईसी नंबर दे दिया जाएगा, बार बार डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं। इतनी बात समझ गए? क्लियर है? तो क्या क्या पढ़े इसमें देख लो। क्या क्या पढ़े अपन? तो देखो, पहले तो केवाईसी क्या है? आरबीआई ने बैंकों को बोला है कि आप किसी भी मेंबर का, किसी भी कस्टमर का अकाउंट खोलो तो क्या कराना जरूरी है? उसका केवाईसी कराना जरूरी है, ठीक है। केवाईसी का रिकमेंडेशन कौन दिया था कि भाई केवाईसी होना चाहिए ग्राहकों का? एफएटीएफ ने दिया था और पीएमएलए ने दिया था। एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पीएमएलए का फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है केवाईसी कराने का? उद्देश्य क्या है? क्या फायदा होगा केवाईसी कराने से? तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है जिसमें ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जा रहा है, इसमें रोकथाम होगी। आतंकी वित्त पोषण पर रोकथाम, आतंकियों को भी पैसा जो पहुंचाया जाता है तो उसमें भी रोकथाम लगेगी। उसके बाद भविष्य में जोखिम को बचाने के लिए बैंक अपने आप को भविष्य में बचा सकता है जोखिम से, है कि नहीं? कोई भी बैंक का पैसा खा के चले जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ केवाईसी, ग्राहक स्वीकृति निधि, ग्राहक की जो प्राइवेसी है उसको बनाए रखेगा। ग्राहकों की पहचान, केवाईसी कराओगे तो ग्राहकों की पहचान होगी, वो अपना आइडेंटिटी कार्ड देंगे तो ग्राहकों को अपन जान पाएंगे। जोखिम प्रबंधन, बैंक अपने आप का जोखिम प्रबंधन कर लेगा, आने वाले जोखिम से निपट सकेगा। लेन देन की निगरानी, बैंकों से, बैंकों कस्टमर ने बैंक के साथ केवाईसी करा लिया,
तो कस्टमर की लेन देन की सारी निगरानी कौन रखेगा? बैंक, कि कितने पैसे का लेन देन कर रहे हैं। फिर इंट्रोडक्शन, खाता खोलने के लिए आपको इंट्रोडक्शन देने का जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स अधिनियम, अगर आपके पास पैन नंबर है तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? इनकम टैक्स अधिनियम 114B के अनुसार खाता खोलने के लिए क्या चाहिए? पैन नंबर चाहिए। कौन से अधिनियम के अनुसार? इनकम टैक्स अधिनियम 114B के अनुसार। ठीक है, अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? फॉर्म 60। अकाउंट खोलने के लिए क्या चाहिए? फोटोग्राफ चाहिए, पहचान प्रमाण चाहिए, पते का प्रमाण चाहिए। ठीक है, उसके बाद फोटोग्राफ क्यों चाहिए? ग्राहकों को पहचान करने के लिए और बेनामी खातों से बचने के लिए। आपकी जगह में कोई और आपके नाम से खाता ना खोलते। ठीक है, क्या क्या है आईडी प्रूफ के लिए? क्या क्या मांग सकता है? पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड। ठीक है, उसके बाद एडिशनल एड्रेस का प्रूफ क्या हो सकता है? टेलीफोन बिल जो 2 महीना का यूज, जो लास्ट 2 महीना वाला हो। इलेक्ट्रिक बिल भी हो सकता है, नगर पालिका का कर रसीद भी हो सकता है, बैंक खाता का विवरण हो सकता है, पेंशन भुगतान आदेश हो सकता है जिसमें कितना पेंशन भुगतान होगा वो लिखे रहता है। उसके बाद अगर किसी के पास केवाईसी नहीं है, केवाईसी अगर कोई नहीं कराता है तो उसका भी छोटा खाता खुल सकता है। कौन सा खाता खुल सकता है? छोटा खाता। और छोटा खाता खुलेगा तो मैक्सिमम बैलेंस कितना होगा? 50,000। एक साल में कितने ज्यादा जमा नहीं कर सकता? 1 लाख से। एक महीने में अधिकतम कितने की निकासी कर सकता है? 10,000। एक महीने में कितने बार निकाल सकता है? 4 बार। ठीक है, अपना आईडी प्रूफ कितने दिन के अंदर जमा करना पड़ेगा? 12 महीने के अंदर। ठीक है, अब जो खाता होता है वो 3 टाइप का होता है, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क। हाई रिस्क रहेगा तो फिर से केवाईसी कराना पड़ेगा, कितने साल के अंदर? 2 साल के अंदर। मीडियम रिस्क रहेगा तो 8 साल के अंदर। लो रिस्क रहेगा तो 10 साल के अंदर। अब हाई रिस्क वाले खाता कौन से होते हैं? गैर निवासी खाते, एनआरआई, राजनीतिक खाते, ट्रस्ट, समाज, एनजीओ के खाते और क्लब के खाते। उसके बाद मीडियम रिस्क में साझेदारी, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड कंपनी और एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। लो रिस्क में जिसको वेतन मिलता है, जिसको पेंशन मिलता है, स्मॉल अकाउंट और नियामक संस्थान। याद रहेगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस, अगर आपका जो अभी जो एड्रेस दियो वर्तमान पते से अगर भिन्न है तो सिर्फ घोषणा पत्र पर साइन करना पड़ेगा आपको। यदि स्थायी परिवर्तन हो गया, आप परमानेंटली अपना एड्रेस चेंज कर लिए तो 6 महीने के अंदर बता दो, 6 महीने के अंदर बता देना है। खाते में संचालन करने के लिए, खाते को कंट्रोल करने के लिए और भी अधिकृत व्यक्तियों का केवाईसी कराना जरूरी है। अब एक ही खाते में 2-3 लोगों का नाम है, मतलब इसका मतलब क्या? ज्वाइंट अकाउंट है। तो ज्वाइंट अकाउंट में जितने लोग हैं सबका केवाईसी कराना जरूरी है, क्योंकि सभी लोग खाते का संचालन करेंगे। लेकिन अगर वही एसएचजी का खाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का खाता है, तो जिन लोग खाता चलाने वाले सदस्यों में जिनका नाम आता है सिर्फ उन्हीं का केवाईसी होगा, पूरे लन फंड सबका नहीं होगा। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आपने खाता बंद करा दिया तो आपका जो डॉक्यूमेंट है कितने साल तक सुरक्षित रखा जाएगा? 5 साल तक। एफआईयू को रिपोर्ट कर दोगे तो रिपोर्ट को कितने साल तक सुरक्षित किया जाएगा? 5 साल तक। केवाईसी रजिस्ट्री क्या? आपको एक बार केवाईसी नंबर मिल गया तो आपको बार बार केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट देने का जरूरत नहीं, आप एक बार नंबर बताए और आपका केवाईसी हो गया। तो इतना था केवाईसी। ज्यादा ज्यादा 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। 114B, फॉर्म 60, क्या क्या आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है, स्मॉल अकाउंट क्या होता है, कितना बैलेंस है, यही सब पूछ सकता है। ठीक है, तो इतना करते हैं केवाईसी। ठीक है।